ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फॉरेस्ट रेंजर की एक डरावनी कहानी जो है वो सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ जो है वो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पिछली वीडियो में मैंने 150 लाइक्स का जो है वो एम दिया था और आप सभी ने उस लाइक एम को 24 घंटों के अंदर पूरा कर दिया था। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जो वीडियो का लाइक एम है उसे रखते हैं 200 लाइक्स का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लाइक एम को भी कंप्लीट कर देंगे। तो अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, बाकी कंप्लीट हो या ना हो अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। मेरा नाम एंड्रू है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, और ये काम करते हुए मुझे काफ़ी वर्ष बीत गए हैं। मैंने काफ़ी रातें जंगल में बिताई हैं और काफ़ी कुछ अनुभव किया है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी भी रात आई थी जो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वैसी डरावनी और भयानक रात मेरी ज़िंदगी में फिर कभी आए। बात उस वक्त की है जब मैं रात के वक्त पेट्रोलिंग कर रहा था, और रात बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 12 बज चुके थे, और मैं जंगलों में पेट्रोलिंग कर रहा था, क्योंकि उस वक्त पुलिस से बचने के लिए अपराधी जंगलों में आकर छुप जाते थे, और हमारी जिम्मेदारी थी कि हम ऐसा ना होने दें। पेट्रोलिंग करते करते जब मैं जंगल में घूम रहा था, तब अचानक से मैंने एक अजीब सी रोशनी देखी, और वो रोशनी कहीं दूर से ही आ रही थी। जब मैंने उस रोशनी को देखा तो मेरे मन में कई सारे सवाल उठने लगे कि आखिर ये जो रोशनी है ये आ कहाँ से रही है। और उस रोशनी का मैं पीछा करने लगा। काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद मैं एक जगह पहुंच गया, और उस जगह को देखकर मेरी जो आंखें थीं वो फटी की फटी रह गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ उस जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, और वो जो रोशनी थी वो उस झोपड़ी में से ही आ रही थी। मुझे काफ़ी वर्ष बीत गए थे उस जंगल में काम करते हुए, लेकिन मैंने पहले कभी उस झोपड़ी को नहीं देखा था। मेरे मन में कई सारे सवाल उठने लगे कि आखिर ये झोपड़ी है किसकी, कहीं कोई गलत व्यक्ति आकर यहाँ पर रह तो नहीं रहा। और भी कई सारे सवाल जो थे वो मेरे मन में उठने लगे, और इसलिए मैंने अपनी बंदूक निकाली और उस झोपड़ी की तरफ निकल गया। मैंने बाहर ही खड़े रहकर आवाज लगाई, अंदर कौन है? जो कोई भी है अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, और मैंने एक बार फिर से कहा, जो कोई भी है बाहर आ जाए अपने हाथ ऊपर करके, वरना अंजाम बहुत ज्यादा भयानक होगा। मेरी बातों को हल्के में मत लेना, मैं फॉरेस्ट रेंजर हूं। फिर भी कोई जवाब जो था वो नहीं आया, और उसके बाद मैंने उस झोपड़ी में जाने का फैसला किया, और मैं उस झोपड़ी में घुस ही रहा था तभी अचानक से उस झोपड़ी का दरवाजा खुला, और मैं 2 कदम पीछे हो गया, और मैंने बंदूक जो थी वो दरवाजे की तरफ तान दी। तभी मैंने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा सा बुजुर्ग व्यक्ति निकला, और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, और उस बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा, मालिक 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 बंदूक नीचे कर दीजिए, हम कोई अपराधी नहीं हैं, हमें बंदूक मत दिखाइए, हम गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, हमें रहने के लिए छत नहीं मिल रही थी, इसलिए मजबूर होकर यहाँ आ गए, कृपया करके हमें यहाँ रहने दीजिए। जब मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा
तो मुझे उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैंने अपनी बंदूक नीचे कर ली और उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सरकारी ज़मीन है, आप यहाँ पर नहीं रह सकते। और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ऐसा मत करिए मालिक। मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को समझाने की कोशिश करी, देखिए आप यहाँ पर नहीं रह सकते, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत से खतरनाक जानवर हैं, कुछ भी हो सकता है। कम से कम अपनी जान की परवाह करिए और कहीं और जाइए, यहाँ कोई रहने की जगह नहीं है। बहुत सारे वृद्ध आश्रम हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है तो। और फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ऐसा मत करिए, मुझे वृद्ध आश्रम बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ अपना अकेला रहता हूँ और अपना गुजारा करता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से कहीं मत भेजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। मैं आपकी मदद करूँगा, आपके काम में आपके छोटे मोटे काम कर दिया करूँगा, लेकिन मुझे मत भेजिए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। जब मैंने उस बुजुर्ग को ऐसे मिन्नतें करते हुए देखा तब मैंने कहा, ठीक है, मुझे ज़रा झोपड़ी में आने दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ अंदर से। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आप बड़े लोग हैं, आप अंदर मत आइए, अंदर आपको पसंद नहीं आएगा, गंदगी फैली हुई है। और मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अंदर आकर थोड़ा देखूंगा और उसके बाद निकल आऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते, आपको मैं अंदर आने नहीं दे सकता, बात समझने की कोशिश करिए। जब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था तब मेरे मन में और भी कई सारे सवाल उठने लगे और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कर क्यों रहा है। तभी मैं उस झोपड़ी के थोड़ा सा और पास गया और मैंने अंदर झांक के देखने की कोशिश करी तो मुझे इतनी भयानक बदबू आई जिसे सूंघते ही मेरा जो मन था वो उल्टी का करने लगा। अंदर से बहुत ही भयानक और बदबूदार गंदी सी बदबू आ रही थी जिसे सूंघने के बाद कोई भी व्यक्ति उल्टियां करना शुरू कर दे। मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, ये अंदर इतनी गंदी और भयानक बदबू क्यों आ रही है, हटो, मुझे देखने दो। मैंने उस बुजुर्ग को जोर से धक्का मारा और वो जो बूढ़ा आदमी था वो कहीं दूर जाकर गिरा। और मैं जब उस झोपड़ी के अंदर गया तो मैंने जो देखा उसे देखने के बाद मेरी जो हालत थी वो खराब हो गई थी। मैंने अंदर देखा, वहां पर एक बूढ़ी औरत की लाश थी और उसकी पेट की अतड़ियां वतड़ियां सब बाहर आ रखी थी और वहीं बगल में एक हिरण भी रखा हुआ था और उसका भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। उसके पेट की अतड़ियां वतड़ियां भी निकाल दी गई थी। ये सब देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाल कर रखा। और जब मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखा तब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो किसी जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़ा और पागलों की तरह मुझे एक जानवर की तरह काटने लगा। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक नज़ारा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। इसलिए मैंने अपनी बंदूक उस बुजुर्ग व्यक्ति के सर पर मारी, जिसकी वजह से वो बुजुर्ग व्यक्ति वहीं पर गिर गया। और मैंने तुरंत कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। थोड़ी ही देर में बाकी के रेंजर्स वहां पर आए और उन्होंने वहां का नज़ारा देखा तो उनकी हालत भी खराब हो गई। उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहां से ले जाया गया, लेकिन वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो किसी के हाथ आ ही नहीं रहा था। जो भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो उसे काट रहा था और नुकसान पहुंचा रहा था। उसकी हरकतों से साफ पता चल गया था कि उसका मानसिक संतुलन जो है वो पूरा खत्म हो चुका है और वो अब एकदम पागल हो चुका है। फिर भी इंसानियत के नाते हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तभी जैसे तैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था उसने अपने आप को रेंजर से छुड़वाया और
वहीं पर पास में ही एक नदी थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति वहीं पर जाकर कूद गया। फॉरेस्ट रेंजर्स भी उसके पीछे कूदे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो मारा गया था। पानी का जो बहाव था वो उसे अपने साथ कहीं और ले गया, और कई दिनों बाद उसकी जो लाश थी वो फूल कर पूरी नीली होकर एक जंगल के किनारे मिली। ये सब बहुत जल्दी हुआ था, लेकिन और ये जो नज़ारा था ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक और डरावना नज़ारा था। बहुत सी इन्वेस्टिगेशन हुई कि आखिर वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया था, आखिर उसकी पहचान क्या थी। लेकिन बहुत पता लगाने के बाद भी ये राज सिर्फ एक राज ही रह गया। आज भी मैं सोता हूँ तो कभी कभी मुझे वो डरावनी रात सपने में आकर डराती है, और उस बुजुर्ग व्यक्ति की जो आवाज़ थी वो आज भी मुझे सुनाई देती है। मालिक, मालिक मुझे मत निकालो, मैं यहीं रह लूंगा। मुझे मुझे मत निकालो। जंगल के बीचों बीच एक रेंजर स्टेशन था, जहां पर रेंजर्स की एक छोटी सी टीम काम किया करती थी। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि बीते कुछ दिनों में उस जंगल में बहुत सारे लोग लापता हो गए थे, और वो कहाँ गए इस बारे में कोई पता नहीं लगा पा रहा था। एक बॉनफायर के आसपास बैठकर वो सभी रेंजर्स इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो लोग गायब हुए हैं वो आखिर गए कहाँ, और उनके गायब होने के पीछे कारण क्या था। सभी रेंजर्स जो हैं वो अपने अपने सुझाव दे रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने एक अजीब सी जो आवाज़ थी वो सुनी, और वो आवाज़ कहीं दूर से ही आ रही थी। रेंजर्स ने जब उन आवाज़ों को सुना तब वो खड़े हुए और उन आवाज़ों का पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो जंगल के बहुत ही ज़्यादा अंदर आ गए, और जो रेंजर सबसे आगे था उसने कहा, श्श, श्श, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। और जब बाकी के पीछे के जो रेंजर थे जो उस आगे वाले रेंजर का पीछा कर रहे थे वो वहीं पर रुक गए, और उन्होंने पूछा, सर आपको कुछ दिखा? और उस रेंजर ने कहा, सामने देखो कोई बैठा हुआ है। जब सभी रेंजर्स ने सामने देखा तो दूर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और वहीं बगल में एक लकड़ी का पिंजरा था जिसमें एक, और उस पिंजरे में लगभग 20 साल का एक लड़का कैद था। और वो जो फॉरेस्ट रेंजर थे वो समझ गए थे कि हो ना हो इन सभी लोगों के लापता होने में इस व्यक्ति का ही हाथ है। और वो सभी फॉरेस्ट रेंजर्स धीरे धीरे उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगे, और वो उस व्यक्ति के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। उस पिंजरे में कैद लड़के ने उन फॉरेस्ट रेंजर्स को देख लिया, और फॉरेस्ट रेंजर्स ने उस लड़के को चुप रहने के लिए कहा, और वो लड़का भी समझ गया। बिना कोई आवाज़ किए वो फॉरेस्ट रेंजर्स उस व्यक्ति की तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी हल्की सी एक आहट से वो जो व्यक्ति था वो सचेत हो गया और आसपास देखने लगा। तभी उसने झाड़ी में हो रही हलचल को देख लिया, और उसे पता चल गया कि वहां पर कोई है। उस व्यक्ति ने अपने पास में एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी, और उस व्यक्ति ने उस कुल्हाड़ी को उठाकर सीधा उस झाड़ी के अंदर फेंका, और एक फॉरेस्ट रेंजर के ऊपर आकर वो कुल्हाड़ी गिर गई। वो कुल्हाड़ी उस फॉरेस्ट रेंजर की पीठ में जा घुसी, और उस फॉरेस्ट रेंजर की चीख से पूरा जो जंगल था वो गूंज उठा। बाकी के फॉरेस्ट रेंजर अपनी बंदूक से उस व्यक्ति पर फायरिंग करने लगे, और उन फॉरेस्ट रेंजर्स की गोलियों से उस व्यक्ति का जो शरीर था वो छल्ली हो गया, और वो वहीं पर ढेर हो गया। इन सभी में उस फॉरेस्ट रेंजर की मौत हो गई जिसे कुल्हाड़ी लगी थी, और बाकी के जो फॉरेस्ट रेंजर थे उन्होंने उस लड़के को आज़ाद करवाया, और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चला, और ठीक होने के बाद उसने बताया कि वो
अपने साथी दोस्तों के साथ वहां पर कैंपिंग के लिए आया था और उस व्यक्ति ने उसे और उसके दोस्तों को कैद कर लिया था और हर एक रात को वो जो व्यक्ति था वो उस लड़के के एक दोस्त की जान ले लेता था और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर करके जंगल में इधर से उधर फैला देता था और आखिर में वो जो लड़का था वही बचा था। और अगर फॉरेस्ट रेंजर्स वहां पर ना आते तो उस रात वो व्यक्ति जो कि एक साइको किलर था वो उस लड़के के भी छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में फैला देता और सिर्फ उस लड़के के दोस्तों का ही नहीं बल्कि उस जंगल में जितने भी लोग लापता हुए थे सबका कातिल वही व्यक्ति था। सबके छोटे छोटे टुकड़े करके उसने जंगल में इधर से उधर फैला दिए थे। उस व्यक्ति की मौत के बाद उस जंगल में जो लोग लापता हो रहे थे उनका लापता होना बंद हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन जो कुछ भी फॉरेस्ट रेंजर्स ने फेस किया था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था और आज भी वो सोचते हैं कि वैसी कभी डरावनी रात वापस उनकी जिंदगी में ना आए। एक लड़का जो कि नया नया फॉरेस्ट रेंजर बना था और वो रात के वक्त पेट्रोलिंग कर रहा था जंगल में। पेट्रोलिंग करते करते वो बहुत ही ज्यादा थक गया था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना आराम कर लिया जाए और वो आराम करने के लिए एक सही जगह की तलाश करने लगा। उसे पता था कि पास में ही एक कैबिन है जहां वो आराम कर सकता है, लेकिन उसके जो साथी रेंजर्स थे वो कहा करते थे कि वो कैबिन जो है वो भूतिया कैबिन है। उस कैबिन के अंदर एक मरे हुए रेंजर की आत्मा रहती है और वो जो लड़का था जो कि नया नया रेंजर बना था उसे इस बात पर यकीन नहीं था और वो बिना कुछ सोचे समझे ही उस कैबिन की तरफ निकल गया। थोड़ी देर बाद वो उस कैबिन के पास पहुंचा और दरवाजा खोल के कैबिन के अंदर घुस गया। जैसे ही वो कैबिन के अंदर घुसा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी क्योंकि उस वक्त गर्मी का मौसम था और जब वो अंदर घुसा तो ऐसा लगा जैसे अंदर एसी चल रहा हो। एक ठंडी सी हवा उसे छू कर निकली। उसने इस बात को इग्नोर किया और वहीं पर एक चेयर लगी हुई थी और वो उस चेयर पर जाकर बैठ गया। वो आराम कर ही रहा था तभी उसने किसी की तेज तेज सांसें लेने की आवाज सुनी, जैसे कोई उसके पास में ही हो और तेज तेज सांसें ले रहा हो। उन सांसों की आवाज सुनकर वो जो लड़का था वो उस कैबिन में हर जगह देखने लगा, लेकिन वहां पूरे कैबिन में उस लड़के के अलावा कोई भी नहीं था। उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहीं पास में ही एक टेबल रखा हुआ था और उस पर कुछ सामान था। वो सामान अपने आप ही गिर गया और उस लड़के के कानों में एक आवाज आई, चले जाओ मेरे कैबिन से और वापस मत आना वरना मारे जाओगे। जब उस लड़के ने ये आवाज सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसी आवाज सच में भी आ सकती है। ये आवाज सुनने के बाद उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया और वो सीधा अपनी थकान को भुलाकर अपना सामान उठाकर वहां से कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ा और जब उसने कैबिन का दरवाजा खोला और वो बाहर निकला, वो कैबिन से बाहर निकला ही था तभी कैबिन के अंदर से किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। वो लड़का भी समझ गया कि जो साथी रेंजर्स कहा करते हैं वो झूठ नहीं है। वो कैबिन सच में भूतिया कैबिन है और उस कैबिन के अंदर किसी रेंजर की आत्मा रहती है। उस रात के बाद से वो लड़का रात में तो क्या दिन के वक्त भी उस कैबिन की तरफ नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बार वो उस कैबिन में गया तो हो सकता है उस कैबिन में रहने वाली आत्मा उसे इस बार वापस ना जाने दे।
जंगल एक ऐसी खूबसूरत जगह जिसे दिन के वक्त देखा जाए तो अलग सा ही सुकून मिलता है, लेकिन वही जंगल अगर रात के वक्त देखा जाए तो मजबूत से मजबूत दिल वाला व्यक्ति भी डरने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही एक जंगल था और उस जंगल में एक रेंजर स्टेशन था जहां पर कई सालों से रेंजर्स गायब हो रहे थे और उनका शरीर भी मिल नहीं रहा था। कोई इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर वो रेंजर्स गए तो गए कहाँ। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए रेंजर्स की एक टीम रात के वक्त हथियारों से लैस होकर जंगल में निकल पड़ी और उनका मकसद था कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और वो जंगल के अंदर घुसते जा रहे थे। जंगल के कई किलोमीटर अंदर घुसने के बाद उन्होंने एक चीज महसूस करी। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो वहां पर अकेले नहीं है, बल्कि उनका पीछा कोई कर रहा है। और जब उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने हर जगह अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उन्हें महसूस हो रहा था। वो जंगल में और आगे बढ़े, तभी वहां पीछे एक झाड़ी में उन्हें हलचल महसूस हुई। एक रेंजर ने उस झाड़ी में गोली चला दी और उस गोली की आवाज से जंगल जो था वो गूंज पड़ा। जब वो सभी रेंजर उस झाड़ी के पास गए जो हिल रही थी, तो उन्होंने वहां पर एक अजीब सा ही जीव देखा जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावना था। वो बहुत ही ज्यादा पतला था और उसे देखकर उन सभी रेंजर्स को घिन आ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा घिनौना जीव था। गोली की वजह से उसके शरीर से बहुत सारा काला खून निकल रहा था और उस काले खून से वो जो जमीन थी वो पूरी काली पड़ गई थी। उस पेड़ पर बैठे हुए उस डरावने से अजीब से जीव ने उन फॉरेस्ट रेंजर्स पर एक काला सा पदार्थ अपने मुंह से फेंका और वो पदार्थ सीधा उन रेंजर्स के ऊपर गिरा। वो पदार्थ बहुत ही ज्यादा गर्म और चिपचिपा था। वो एक एसिड की तरह था। उन रेंजर्स की जो त्वचा थी वो जलने लगी और वो इधर से उधर भागने लगे। उन रेंजर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उनमें से कई सारे जो रेंजर्स थे वो मारे गए, लेकिन एक रेंजर जो था उसकी किस्मत अच्छी थी और वो एक नदी में जाकर कूद गया। जैसे ही वो नदी में कूदा तो उस पदार्थ का जो असर था वो खत्म हो गया और वो रेंजर नदी के सहारे वहां से निकल गया। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ था उससे उसके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुंचा था, जिसकी वजह से बाहर निकलकर उसने फॉरेस्ट रेंजर की जो जॉब थी उसे छोड़ दिया और एक नॉर्मल जिंदगी बिताने लगा। और उसने कसम खा ली कि रात के वक्त वो किसी भी घने और डरावने जंगल में फिर कभी नहीं जाएगा। क्या पता वहां पर कौन सा रहस्यमयी जीव उसे मिल जाए। मेरा नाम चार्ल्स है और मैं एक शिकारी हूं। ये काम करते हुए मुझे लगभग 30 साल बीत गए हैं और मैंने इन 30 सालों में काफी कुछ अनुभव किया है। लेकिन मैंने इन 30 सालों में एक ऐसी डरावनी रात भी देखी है जिसे याद करके मैं आज भी डर जाता हूं। बात तकरीबन 10 साल पहले की है, जब मैं शिकार करके रात के वक्त अपने टेंट में आराम कर रहा था। मैं सोया नहीं था, बस लेटा हुआ था और सोच रहा था कि कल का क्या करना है। मैं कल की प्लानिंग कर ही रहा था, तभी अचानक से मुझे किसी की कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे मेरे टेंट के आसपास कोई चल रहा हो। और वो जो पैरों की आवाज थी वो किसी इंसान की तो लग नहीं रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बकरा आसपास चल रहा हो। और मुझे लगा कि आखिर बकरे से क्या खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी बंदूक उठाई, फिर भी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई अगर दूसरा खतरनाक जानवर आसपास हो तो मैं अपनी रक्षा कर सकूं। और मैं बंदूक लेकर सीधा टेंट के बाहर निकला और आसपास देखने लगा। मैंने हर जगह अपनी नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया और
मैं सोच ही रहा था कि आखिर वो बकरे की आवाज़ आ कहाँ से रही थी, और तभी मैं अपने टेंट के अंदर वापस जाने लगा। तभी मुझे उन पैरों की आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी। तभी मैंने उस दिशा में अपनी नज़रें दौड़ाई जहाँ से वो आवाज़ आई थी, और मैंने फ़ोन की टॉर्च भी जलाई ताकि मैं उसे देख पाऊँ। जैसे ही मैंने वहाँ पर अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई तो मैंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैंने देखा कि मुझसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ है और उसी पेड़ के पीछे एक बकरा छुपा हुआ है, और वो बकरा कोई आम बकरा नहीं था। उसका सिर्फ सर ही बकरे का था, बाकी उसका शरीर इंसान का था और उसके पैर बकरे के थे, और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैंने 30 सालों में काफ़ी बड़े बड़े खतरनाक जानवरों का शिकार किया था, लेकिन ऐसा अजीबोगरीब जीव मैंने अपनी आंखों के सामने पहली बार देखा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि आखिर क्या जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ क्या वो सच है। मेरा दिमाग यकीन कर ही नहीं पा रहा था कि एक ऐसा अजीबोगरीब जीव भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसकी किस्से कहानियाँ लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो जीव मेरी आंखों के सामने था, और उस बकरे ने तुरंत मेरी तरफ देखा और उसके बाद उसने एक अजीब सी डरावनी आवाज निकाली। और वो मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं समझ गया कि वहां से भाग लेना ही सही है। मैं अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भागा, और मेरे हाथ में सिर्फ मेरी एक बंदूक और हाथ में अपना फोन था। मैंने फोन को जैसे तैसे जेब में डाला। कई किलोमीटर भागने के बाद भी वो जो कोई भी अजीबोगरीब सा जीव था जिसे लोग गोटमैन कहते हैं, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। भाग भाग कर जब मैं बहुत ज्यादा थक गया और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी बंदूक से उस अजीब से दिखने वाले जानवर पर फायर किया। लेकिन उस जानवर के खौफ से मेरा जो हाथ था वो कांप रहा था, जिसकी वजह से निशाना सही जगह पर नहीं लगा, और वो जो गोली थी वो गोटमैन के बगल से निकलकर एक पेड़ पर जा लगी। काफी देर तक उसने मेरा पीछा किया, और उसके बाद न जाने वो कहां अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैं समझ गया था कि उस जंगल में रुकना ठीक नहीं है, इसलिए रात के वक्त जैसे तैसे खतरों का सामना करते हुए मैं जंगल के बाहर निकला, जहां मेरी कार खड़ी थी, और मैं तुरंत अपनी कार में बैठा और वहां से निकल आया। जब मैं सुबह सुबह अपने घर पहुंचा और मैंने अपनी फैमिली को ये बात बताई, तो कोई भी यकीन करने के लिए राजी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा तो वो सभी समझ गए कि मैं झूठ नहीं कह रहा। अगर मेरे जैसा प्रोफेशनल शिकारी जंगल में जाकर किसी जीव से डर जाए तो वो जीव कितना खतरनाक होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक सुनसान सड़क पर शॉन नाम का एक आदमी कार को ड्राइव करता हुआ जा रहा था। उसे काफ़ी दूर जाना था, उसकी डेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा दूर थी, लेकिन बीच में ही एक गड़बड़ हो गई। वो रास्ता भूल गया। वो जो सुनसान सड़क थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, और उस सड़क के अगल बगल सिर्फ जंगल ही था। काफ़ी देर तक शॉन कार को ड्राइव करता रहा, लेकिन जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तब उसने अपनी कार को एक साइड में रोका और सोचने लगा कि आखिर अब क्या किया जाए। उसने आसपास देखा तो वहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं दिख रहा था। वो पूरी सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। तभी उसने सोचा कि चलो आगे गाड़ी को ड्राइव करते हुए लेकर जाता हूँ, क्या पता आगे कोई मिल जाए। शॉन ने गाड़ी को स्टार्ट किया और वो गाड़ी को ड्राइव करता हुआ बढ़ने लगा। तभी अचानक से कार के सामने एक छोटा सा जानवर आ गया, और उस जानवर की वजह से शॉन का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और उसने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। गाड़ी एक पेड़ से काफ़ी ज़ोर से टकराई और शॉन बेहोश हो गया। शॉन के सर में चोट लगी थी और उसके बाद
काफ़ी देर हो गई उसे होश आया। जब वो होश में आया तो उसने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो वो वहाँ आसपास देखने लगा तो वहाँ कोई भी नहीं था। शॉन के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी उसे बहुत ही ज़्यादा दूर एक घर नजर आया। वो शॉन से बहुत ही ज़्यादा दूर था, लेकिन शॉन जानता था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे उस घर के मालिक से बात करनी होगी। एक्सीडेंट में शॉन का जो मोबाइल था वो भी टूट गया था और मदद के लिए शॉन उस घर की तरफ चलने लगा। काफ़ी देर तक जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ शॉन वहाँ घर के पास पहुंचा और उसने दरवाजे को खटखटाया। तभी अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है? कौन है जो आया है? किसने दरवाज़ा खटखटाया है? तभी शॉन ने कहा, मुझे मदद चाहिए। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे चोट भी लगी है। प्लीज़ मेरी मदद करिए। तभी वो जो दरवाज़ा था वो खुला और अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। उस बूढ़े आदमी ने शॉन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हुआ है? ओहो, तुम्हारे सर पे तो चोट लगी है। आओ अंदर आओ। और फिर शॉन ने कहा, थैंक यू सो मच। शॉन घर के अंदर गया और उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? शॉन ने सारी बातें बताई और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आराम करो। मैं एक डॉक्टर हूँ, रिटायर हूँ और मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। और फिर शॉन को काफ़ी अच्छा लगा और उसके बाद शॉन वहीं पर बैठ गया। सबसे पहले वो जो बूढ़ा आदमी था वो एक मेडिकल किट लेकर आया और उसने शॉन को ट्रीटमेंट दी और उसके बाद वो किचन के अंदर गया और चाय बनाने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो चाय लेकर आया और उसने शॉन को चाय पकड़ाई। बाद शॉन ने कहा, वाह अंकल, चाय तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ मैं चाय बनाता हूँ, अच्छी बनाता हूँ। तभी उस बूढ़े आदमी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर शॉन का थोड़ा दिमाग खराब हो गया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, पहले मैं भी नॉर्मल चाय बनाता था, लेकिन उसके बाद मेरी एक बिल्ली थी। एक दिन उसने मुझे पंजा मार दिया और गुस्से में मैंने उसकी दोनों आंखें निकाल दी। तड़प तड़प के वो बिल्ली मर गई और मैंने उन दोनों आंखों को चाय में डाल कर पिया तो टेस्ट बहुत अच्छा आया। और तब से लेकर आज तक मैं अपनी चाय में बिल्ली की 2 आंखें ज़रूर डालता हूँ। जैसे ही ये बात उस शॉन ने सुनी तो उसे घिन आने लगी और उसके मुंह में उल्टी आने लगी। तभी अचानक से उसने कुछ अपने मुंह में महसूस किया, जैसे कुछ गोल गोल सा था। और उसके बाद शॉन ने कप को लिया और उसमें थूका तो उसने जो देखा उसे देखकर शॉन की आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। शॉन ने देखा कि उस चाय में सच में बिल्ली की आंखें जो थी वो डली हुई थी और चाय के साथ साथ, और शॉन ने चाय के साथ साथ उस बिल्ली की आंख को भी अपने मुंह में डाल लिया था। शॉन ने कहा, ये क्या बेहुदा घटिया चीज है, मुझे यहां नहीं रहना। आप मुझे फोन दीजिए, मैं एम्बुलेंस को बुलाकर यहां से चला जाऊंगा। और तभी वो जो बूढ़ा आदमी था वो हंसने लगा और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब बहुत देर हो गई है, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। जैसे ही ये बात शॉन ने सुनी तब शॉन ने गुस्से में कहा, तो बुढ़े तू रोकेगा मुझे? जा रहा हूं मैं, रोक के दिखा। ये कहकर शॉन जो था वो वहां से उठा और चल दिया। उसने दरवाज़ा खोला और सीधा और अपनी कार की तरफ जाने लगा।
तभी बीच रास्ते में ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका जो सर था वो बहुत तेज दुखने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो बीच रास्ते में ही धड़ाम से गिर गया। शॉन को पता चल गया कि उसकी चाय में कुछ और भी मिला हुआ था। जैसे ही शॉन की आंखें खुली तब उसने देखा कि वो एक कमरे में बंद है और उसे एक बेड से बांधा हुआ है। शॉन ने अपने आप को आज़ाद करवाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसकी जो सारी कोशिशें थी वो नाकामयाब हो गई। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तभी अचानक से वहां पर किसी के कदमों की आवाज़ें आने लगी। जैसे ही शॉन ने उन कदमों की आवाज़ों को सुना तो वो समझ गया कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि वो बुढ़ा आदमी ही आ रहा है। इसलिए वो शांति से लेट गया और उसके बाद जैसे ही वो बूढ़ा आदमी आया तब शॉन ने कहा, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मुझे आज़ाद कर दो, वरना अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, समझे तुम। जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तो वो मुस्कुराने लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंजाम बुरा तो तब करोगे जब यहां से निकल पाओगे। तुम यहां से अब कहीं नहीं जाने वाले। शॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उस बूढ़े आदमी की स्माइल को देखकर उसे डर भी लग रहा था कि आखिर ये बुढ़ा है तो है क्या। रात के वक्त वो बूढ़ा आदमी शॉन के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया और उसके बाद शॉन ने उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, ये क्या है। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं मैं, इसे खाकर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। शॉन ने कहा, मुझे नहीं खाना तुम्हारा घटिया खाना, पता नहीं इसके अंदर बिल्ली की आंख डाली होगी या फिर पता नहीं क्या डाला होगा, मैं नहीं खा सकता। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे तुम्हें ऐसा लगता है, अरे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खा कर देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा, मैंने इसमें बिल्ली की आंख नहीं डाली है। शॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी शॉन ने कहा, ठीक है मैं खाता हूं, लेकिन मैं कैसे खाऊंगा, मेरे हाथ पैर तो बंधे हुए हैं। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा रुको, मैं जो है वो तुम्हारे हाथ पैर खोल देता हूं। तभी उस बूढ़े आदमी ने शॉन के हाथ पैर खोले। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने शॉन के हाथ पैर खोले वैसे ही शॉन ने एक जोर का मुक्का उस बूढ़े आदमी के मुंह पर मारा और वो बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर गिर गया। उसी के साथ शॉन ने बिना कोई वक्त ज़ाय किए वहां से दौड़ लगा दी और वो दरवाज़ा खोलकर सीधा घर के बाहर भागने लगा। कई किलोमीटर तक वो भागता ही गया, उसने चैन की सांस नहीं ली। वो घर से कई किलोमीटर दूर आ गया, लेकिन उसने एक बात ध्यान दी कि वो मेन रोड पर पहुंच ही नहीं रहा था। वो जितना भी भागने की कोशिश करता वो मेन रोड तक जा ही नहीं पा रहा था। मेन रोड उसके सामने ही नजर आ रहा था, लेकिन कई किलोमीटर भागने के बाद भी वो मेन रोड तक नहीं पहुंचा। कई घंटे लगातार भागने के बाद आखिरकार शॉन की हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो चक्कर खाकर फिर से जमीन पर गिर गया। लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि वो अब उस घर में वापस नहीं फंसेगा, क्योंकि वो उस घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गया था और अगली बार जब उसे होश आएगा तो वो पक्का अपने आप को सुरक्षित यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। काफ़ी घंटे बाद शॉन को फिर से होश आया, लेकिन उसने फिर जो देखा उसे देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गया और उसकी हालत जो थी वो खराब हो गई। उसने देखा कि वो उसी बेड पर, उसी घर में, उसी कमरे में कैद है और उसके हाथ पैर पहले की तरह ही बांधे हुए हैं। और उसके बाद शॉन चिल्लाने लगा और चीखते हुए उसने कहा, ये सब क्या है, मैं यहाँ वापस कैसे आ गया। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हारी जिंदगी अब यहीं बीतेगी। वो बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठे बैठे कुछ खा रहा था और उसने शॉन से कहा, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा भागे हो, तुम्हें भी भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूं। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उठा और उसने एक प्लेट उठाई जिसमें कुछ खाने का रखा हुआ था और उसके बाद
उसने शॉन को वो खाना खिलाने की कोशिश करी, लेकिन शॉन मान नहीं रहा था। शॉन ने कहा, मुझे नहीं खाना, तुम्हारा घटिया गंदा बकवास खाना है। उस बूढ़े आदमी ने जबरदस्ती वो जो खाना था वो शॉन को खिलाया, और जैसे ही एक चम्मच शॉन के मुंह में गया तब उसे वो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगा। और उसने जैसे ही उस खाने को अपने गले के अंदर उतारा तब उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अच्छा है ना, अच्छा है ना, मैं तुमसे कह ही रहा था, तुम बेमतलब में डर रहे थे। बहुत अच्छा खाना है, मैं भी यही खा रहा हूं। वैसे तुम्हारी टांग बहुत मजबूत थी, काटने में बहुत हिम्मत लगी मुझे, लेकिन मैं माना नहीं, मैंने तुम्हारी टांग आखिरकार काटी दी, और अब देखो हम दोनों इसे मजे से खा रहे हैं। जैसे ही ये बात शॉन ने सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और उसने जैसे ही अपने पैर की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका एक पैर गायब था। और ये देखते ही शॉन चीख पड़ा। इसका मतलब वो जो खा रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि उसका खुद का ही पैर था। शॉन रोने लगा, और शॉन रोने लगा, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार देते, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने भी तो ऐसा ही किया था, एक इंसान को तुमने भी जीने लायक नहीं छोड़ा था। जैसे मैंने तुम्हारा पैर काटकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, वैसे तुमने भी एक इंसान की जिंदगी बर्बाद करी थी। अब पता चला लाचारी, बेबसी क्या होती है। जैसा जैसा मेरे मालिक ने कहा था वैसा वैसा मैंने किया। और फिर शॉन ने कहा, कौन मालिक, कौन मालिक, मैंने किसका जीना बर्बाद कर दिया, हाँ। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, एक लड़की थी जो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने उसके प्यार का गलत फायदा उठाया और उसके शरीर का इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो पेट से हो गई तब तुमने उसे छोड़ दिया। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उसने आत्महत्या कर ली। ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का ही नतीजा है। जैसे ही ये बात शॉन ने सुनी तो उसकी हालत खराब हो गई, और शॉन ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता। और उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे मालिक ने मुझे ये सब बताया। और फिर शॉन ने कहा, कौन है तुम्हारा मालिक, मुझे बताओ कौन है। और फिर वहां की सारी चीजें जलने लगी और धीरे धीरे वहां अंधेरा छाने लगा, वहां अंधकार फैल गया और वहां की एक एक चीज आग की लपटों में समा गई। और उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, स्वागत है तुम्हारा नर्क में। वेलकम टू द हेल। और वहां पर एक डीमन के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी, और उस डीमन ने कहा, नाइस टू मीट यू, आई एम लूसीफर। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब देना होगा, और मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा दूंगा। और फिर शॉन ने चिल्लाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है, ये सब नामुमकिन है, मैं तो जिंदा हूं। और फिर जैसे ही ये बात लूसीफर ने सुनी तब लूसीफर ने कहा, तुम्हारी मौत तभी हो गई थी जब तुम्हारी कार ठुकी थी। तभी वहां आसमान में एक जगह नजर आने लगी, और वो जगह और कोई नहीं बल्कि वही रोड थी जिस रोड से होकर शॉन गुजर रहा था। और वहां पर बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठी करके खड़े थे। और उसके बाद शॉन ने वहां पर देखा कि वहां उसी की गाड़ी ठुकी पड़ी है, और अंदर शॉन की जो लाश है वो पड़ी हुई है, जिसके सर से सारा खून बह चुका है। इसका मतलब शॉन की मौत हो गई है, और उसके बाद जो कुछ भी उसने देखा वो सब नर्क का नजारा था। जैसे ही ये सब शॉन को पता चला वो चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन
अब उसके चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब उसके कर्मों का जो हिसाब है वो लूसीफर करेगा। रोहित को अपनी बाइक से बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो साल में 2 बार हमेशा लॉन्ग ट्रिप पर जाया करता था। ऐसे ही एक लॉन्ग ट्रिप पर निकला था रोहित और उसके पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता छोटा था, लेकिन वो रास्ता जंगल से होकर जाता था, और दूसरा जो रास्ता था वो सेफ रास्ता था, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा था। रोहित को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, छोटे रास्ते से चला जाए या फिर लंबे रास्ते से चला जाए। शाम भी होने वाली थी और तभी रोहित की नज़र बाइक के ऊपर गई और उसने देखा कि बाइक में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम है। और जैसे ही रोहित ने ये देखा तो उसे चिंता होने लगी कि अगर वो लंबे रास्ते से जाएगा और बीच में अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तब वो क्या करेगा, उसे बाइक को धक्का लगाना पड़ेगा। और इसलिए उसने फैसला किया कि वो जंगल वाले रास्ते से होकर जाएगा, क्योंकि वो रास्ता छोटा था और उसमें पेट्रोल कम लगता। 5 मिनट सोचने के बाद रोहित ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और उस जंगल से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो बाइक चला रहा था, तभी बाइक चलाते चलाते उसने देखा कि आगे का जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा खराब था, जिसकी वजह से उसे बाइक चलाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे रोहित की जो बाइक थी वो स्लो होने लगी और रोहित की नज़र जब गई तो उसने देखा कि उसकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। और अचानक से रोहित की बाइक जो थी वो रुक गई, और जैसे ही रोहित की बाइक रुकी तो रोहित की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो बीचों बीच जंगल में खड़ा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी पेट्रोल खत्म कैसे हो गया। वक्त बीत रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था, रात हो रही थी और रोहित ने अपनी बाइक को साइड में लगाया और वहीं पर बैठ गया। वो इंतज़ार करने लगा कि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वहाँ पर कोई भी नहीं आया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे रोहित की जो घबराहट थी वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। और वही हुआ जिसका डर था। रात हो गई, वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो गया और रोहित वहीं पर साइड में बैठा हुआ था। वो बार बार अपने फ़ोन को यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। वक्त बीतता गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अंधेरे में ही रोहित अपनी बाइक के ऊपर बैठा हुआ था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी। तभी अचानक से उसे वहाँ पर एक रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी उससे ज़्यादा दूर नहीं थी। रोहित ने जैसे ही उस रोशनी को देखा तो वो अपनी बाइक को धक्का मारते हुए उस रोशनी की तरफ ले जाने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने देखा कि वहाँ वो जो रोशनी थी वो एक होटल में से आ रही थी और वो होटल पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था। उस होटल को देखकर रोहित को यकीन नहीं हुआ कि आखिर इस बीच जंगल में होटल भी हो सकता है, लेकिन उसे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आखिर इस घने वीरान जंगल में ये होटल क्या कर रहा है। उसने अपनी बाइक को होटल के सामने खड़ा किया और उसके बाद सीधा होटल के अंदर चला गया। वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट था और रोहित ने उस रिसेप्शन वाले से कहा, जी सर, मुझे एक रूम चाहिए, क्या मुझे मिल सकता है? और उसके बाद उस रिसेप्शन वाले ने रोहित को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं मिलेगा। आप अपना आईडी प्रूफ दे दीजिए, मैं आपको रूम दे देता हूं। रोहित उस रिसेप्शनिस्ट को देख रहा था और रोहित को वो रिसेप्शनिस्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी के कारण
रोहित ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अपना वॉलेट निकाल कर उसमें से आईडी निकाली और उस रिसेप्शनिस्ट को पकड़ा दी। उस रिसेप्शन वाले ने रोहित की आईडी ली और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करने के बाद एक रूम की उसने मुस्कुराते हुए रोहित की तरफ बढ़ाई और उसने कहा, लीजिए सर, आपके रूम की मेरा स्टाफ मेंबर आपको आपके रूम तक छोड़ देगा। तभी एक स्टाफ का मेंबर वहां पर आया और उसने कहा, चलिए सर, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूं। वो जो स्टाफ था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उस स्टाफ मेंबर ने रोहित को एक रूम के बाहर छोड़ दिया और उसने कहा, ये लो सर, आपका रूम ये रहा। रोहित ने उस स्टाफ मेंबर को देखा तो वही अजीब सी मुस्कुराहट उस स्टाफ मेंबर के चेहरे पर थी और जैसे तैसे रोहित ने इस बात को इग्नोर किया और रूम का दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर चला गया। रोहित जैसे ही रूम के अंदर गया उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। रूम अच्छा था और रोहित ने कहा, रूम तो अच्छा है लेकिन यहाँ के स्टाफ वाले कितने अजीब हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो सुबह तक रुकना है, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। रोहित वहीं पर लेट गया और उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। रोहित ने खाना मंगवाया और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ उस रूम का जो दरवाज़ा था उसे किसी ने खटखटाया और रोहित को पता था कि कोई स्टाफ से ही होगा। बाहर से आवाज़ आई, सर आपने खाना मंगवाया था, मैं लेकर आ गया हूँ। और फिर रोहित ने दरवाज़ा खोला तो वही अजीब सा दिखने वाला होटल का स्टाफ मेंबर जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। रोहित ने चेहरे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद उसने खाना लिया और सीधा दरवाज़ा बंद कर दिया। रोहित को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और वो खाना खाने लगा, लेकिन खाने का टेस्ट जो था वो थोड़ा अजीब था। लेकिन रोहित को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि उसने टेस्ट की परवाह ना करते हुए पूरा खाना खा लिया और वहीं पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर वो सुबह यहाँ से कैसे निकलेगा। ये रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा सुनसान है, गाड़ियाँ भी बहुत ही कम निकलती हैं यहाँ से, तो आखिर कल सुबह क्या होगा यही सोचकर उसे टेंशन हो रही थी। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रोहित ने सोचा चलो वहाँ बाहर घूम लिया जाए। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर घूमने लगा। तभी उसने देखा कि वहाँ एक आदमी पोछा मार रहा था और रोहित ने कहा, क्या बात है भाई, इतनी रात को पोछा मार रहे हो? और फिर उस पोछा मारने वाले स्टाफ मेंबर ने भी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी साहब। उसकी मुस्कुराहट देखकर रोहित थोड़ा सा घबरा गया और उसने कमरे में जाना ही सही समझा। वो कमरे में चला गया और उसके बाद वो कमरे में लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी और वो सो गया। वो रात को सोया ही था, तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें आने लगी और उसकी नींद जो थी वो खुल गई। रोहित ने आवाज़ें सुनी तो वो आवाज़ें उसके बाथरूम से आ रही थी रूम के, और रोहित खड़ा हुआ। उसके बाद उसने बाथरूम में जाके देखा। रोहित ने देखा वही आदमी जिसे रोहित ने अभी थोड़ी देर पहले बाहर पोछा लगाते हुए देखा था, वो बाथरूम के अंदर टॉयलेट साफ कर रहा था। और टॉयलेट साफ करते करते उसने मुस्कुराते हुए रोहित की तरफ देखा और उस सफाई करने वाले ने कहा, क्या हो गया साहब, लग रहा है मैंने आपको उठा दिया, मुझे माफ करना।
जैसे ही ये बात रोहित ने सुनी तो उसने गुस्से में कहा, ये कैसी बकवास हरकत है, तुम कमरे में कैसे आए? मैं सो रहा हूं तो तुम कमरे में आए कैसे? और फिर उस सफाई कर्मी ने कहा, अरे सर, मैं तो आपके बाथरूम की साफ सफाई करने आया था, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। रोहित को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने डांट कर उस सफाई कर्मी को भगा दिया और वो सफाई कर्मी मुस्कुराता हुआ उस रूम से चला गया। लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गई नहीं थी। रोहित ने कहा, मजबूरी नहीं होती ना तो बता देता है। कितना घटिया स्टाफ है, आज तक मैंने इतना घटिया स्टाफ आज तक नहीं देखा है। रोहित शांत हुआ और उसके बाद वो लेट गया। थोड़ी देर बाद वो सोया ही था, तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा कोई खटखटाने लगा और रोहित ने कहा, यार क्या है यार, थोड़ा सा सोने की कोशिश करता हूं, कुछ ना कुछ हो जाता है, अब पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही रोहित ने रूम का दरवाजा खोला तो उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां पर कोई भी नहीं था। रोहित ने चारों तरफ अच्छी तरह से देखा तो दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। रोहित को कुछ समझ नहीं आया और उसके बाद उसने दरवाजे को फिर से बंद किया और फिर से सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा किसी ने खटखटा दिया और रोहित को इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है ये? अगर अब की बार दरवाज़ा खटखटाया तो ठीक नहीं होगा। ये कहकर रोहित ने धड़ाम से दरवाजे को बंद किया और फिर से सोने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही हुआ, दरवाज़ा किसी ने बाहर से खटखटाया और इस बार रोहित का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर था और रोहित तुरंत दरवाजे के पास गया। लेकिन उसने दरवाज़ा खोला नहीं, बल्कि उसने की होल से झांक कर देखा कि आखिर बाहर है कौन। और उसने जो देखा उसे देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने देखा कि उस होटल का जो रिसेप्शनिस्ट था वही रूम के बाहर खड़ा था और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे को देख रहा था। रोहित ने कहा, अच्छा तो ये दरवाज़ा खटखटा रहा है, अभी बताता हूँ। गुस्से में रोहित ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि वहां पर कोई भी खड़ा नहीं था। अचानक से वो होटल का रिसेप्शनिस्ट कहाँ गायब हो गया, यही सोच सोच कर रोहित का जो सर था वो दर्द होने लगा और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। सुबह सुबह उसे चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसे अपने चेहरे पर काफ़ी धूप महसूस होने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी जैसे ही वो उठा तो उसने देखा कि वो जंगल में ही पड़ा हुआ है। उसका दिमाग जो था वो घूम रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रात को तो होटल के रूम में सो रहा था और अचानक से सुबह यहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ वो कैसे कैसे ये सब। और फिर तभी अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ कागज़ टाइप का आया और रोहित ने जैसे ही अपने पैर के नीचे देखा तो वो एक अखबार था। रोहित ने जैसे ही उस अखबार को उठाया तो उसके फ्रंट पेज पर ही एक हेडलाइन लिखी हुई थी और वो जो न्यूज़पेपर था वो 10 साल पुराना था और उस हेडलाइन में लिखा हुआ था, एक खूबसूरत से जंगल के बीचों बीच बनाए गए एक खूबसूरत से होटल में लगी आग और उस आग की चपेट में आने से होटल में काम कर रहे सभी कर्मचारियों की मौत। और नीचे फोटोज लगी हुई थी और जैसे ही रोहित ने वो फोटोज देखी तो उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि वो सारी उन्हीं आदमियों की फोटोज थी जिनसे पिछली रात रोहित होटल में मिला था। उस हेडलाइन के नीचे उस रिसेप्शन वाले की, सफाई कर्मी की और बाकी के स्टाफ की फोटोज लगी हुई थी।
इसका मतलब जिस होटल में रोहित पिछली रात रुका था वो होटल कोई आम होटल नहीं बल्कि एक भूतिया होटल था जिसमें सारे लोग मरे हुए थे। तभी अचानक से रोहित के कानों में एक आवाज आई, वापस जरूर आइएगा सर।